दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं हनीवेल का जो कंट्रोलर आता है DC1010। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रोग्रामिंग है, कॉन्फ़िगरेशन, सेटअप, वायरिंग डायग्राम और ये जो हमारे डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन, ये सारे बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक्चुअली होता है कि हनीवेल का जो DC1010 है, इसका अलग अलग मॉडल आता है और अलग अलग मॉडल में हमारे अलग अलग इनपुट और आउटपुट के कोड होते हैं। इसीलिए जब भी आप वायरिंग कनेक्शन करते हैं इसका, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो इसके टर्मिनल्स दिए गए रहते हैं, तो किसी में यहाँ पे टर्मिनल दिया गया रहता है, तो किसी में यहाँ पे दिया गया रहता है, सब में अलग अलग दिया गया रहता है। लेकिन जबकि DC1010 ही होता है। इसीलिए जब भी आप वायरिंग करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है कि जो हमारा DC1010 है, इसका नेम प्लेट आपको या फिर जो डिस्क्रिप्शन प्लेट होता है वहाँ पे आपको जाके इसका डिस्क्रिप्शन देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना डिस्क्रिप्शन पे। तो जैसा कि हनीवेल DC1010 होता है दोस्तों, तो इसके अलावा इसके और भी जो मॉडल होते हैं DC1020, 1030 और 1040, यानी DC1000 सीरीज में हमारे 4 कंट्रोलर आते हैं। 1010, 1020, 1030। तो ये जो हमारा 1010 है, इसका और बाकी सारे कंट्रोलर का इंटरनल जो प्रोग्रामिंग होता है लगभग सेम होता है। केवल इसका जो की होता है उसका और वायरिंग डायग्राम इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलिए हम इसका पहले देखते हैं यहाँ पे वायरिंग डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे साइड में यहाँ पे टर्मिनल डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पे टोटल 14 टर्मिनल का अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें हमारे इधर 5 टर्मिनल और इधर 4 टर्मिनल, टोटल 9 टर्मिनल का इसमें यूज है। बाकी का यूज नहीं किया है। तो किसी किसी में यहाँ पे 2 टर्मिनल का यूज किया गया रहता है, आउटपुट 2 के लिए या फिर रिले आउट 2 के लिए। तो यहाँ पे रिले आउट 1 लिख लिया है, एक अलार्म के लिए आउटपुट लिया है, एक 2 हमारे 1 और 6 यहाँ पे पावर के लिए रहता है, वो आगे हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक टर्मिनल इस साइड में है, 6 से लेकर 10 तक के दूसरे साइड में है। तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे जो दिया गया है 1 और 6 पे। तो इसमें जो हम पावर यूज करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि AC जो है 85 से 265 वोल्ट। तो 85 से 265 वोल्ट के बीच में कोई भी AC पावर सप्लाई आप यूज करके इस कंट्रोलर को ऑन करा सकते हैं। इसके अलावा 2 और 3 नंबर जो टर्मिनल है अलार्म 1 के लिए यूज किया गया है, अलार्म 1 या फिर आउटपुट 2 के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो 2 और 3 नंबर टर्मिनल जो है, यहाँ पे ये 1 नंबर है, इसके पास 2 और 3 नंबर, तो इसके लिए आप अलार्म 1 या फिर आउटपुट 2 में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद 4 और 5 नंबर जो रहता है ये आउटपुट 1 के लिए रहता है। ये जो है 4 और 5 ये हमारा आउटपुट 1 के लिए रहता है। तो आउटपुट में आप यहाँ पे रिले आउटपुट, SSR आउटपुट या फिर लीनियर आउटपुट भी ले सकते हैं। लीनियर आउटपुट में आपको मिली एम्पीयर या फिर वोल्ट भी हो सकता है। तो 3 तरह के आउटपुट आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इनपुट पे कि कौन सा आप इनपुट यूज कर रहे हैं। अगर आप लीनियर इनपुट यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लीनियर आउटपुट भी इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जो कि 1 और 6 पे तो आपका इनपुट पावर सप्लाई हो जाता है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 जो रहता है इनपुट सेक्शन के लिए रहता है, यानी सेंसर कनेक्ट करने के लिए। तो इनपुट में यहाँ पे 3 ही टर्मिनल दिया गया है, एक तो 7 दिया है, 8 नहीं दिया है, 9 और 10 नंबर दिया है। तो 7, 9 और 10 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप 3 वायर सेंसर या फिर 3 वायर RTD यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है डिटेल्स, जो दिया है कि आप नज़दीक से देख पा रहे होंगे। सबसे पहले दिया है कि हमारे DC मिली एम्पियर या फिर वोल्टेज, यानी कि लीनियर इनपुट कनेक्ट करने के लिए आपको 7 और 10 नंबर टर्मिनल यूज करना है। अगर आप RTD या फिर थर्मोकपल यूज कर रहे हैं तो 7 और 9 और 10 का यूज करना है। और मिली वोल्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो 8 और 10 पे आप इसको यूज करके, 8, 9, 10 का यूज करके आप वोल्टेज इस पर यूज कर सकते हैं इनपुट में। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे हनीवेल के नीचे जो है इसका मॉडल नंबर लिखा रहता है। मॉडल नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है DC1010 CT 10100000E करके, ऐसे यहाँ पे जो मॉडल नंबर है। तो ये मॉडल नंबर जो है दोस्तों ये यहाँ पे दर्शाता है। देखिए जो DC1010 CT है, तो C के बाद जो T है, तो T का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा कंट्रोलर है, ये इसका जो प्राइमरी जो सेंसर यानी कि जो डिफॉल्ट सेंसर है या फिर इनपुट 1 है, उसमें थर्मोकपल आपको सेट किया। T का मतलब होता है थर्मोकपल। और यहाँ पे इनपुट में दिया भी है इनपुट PT1, यानी प्राइमरी इनपुट में है हमारा थर्मोकपल आपका यूज किया गया। इसी तरीके से अगर इस CT के जगह पे CR रहता तो CR का मतलब होता है कि इसमें RTD है, प्राइमरी इनपुट जो है हमारा RTD है। अगर उसी तरीके से CL रहता तो यानी कि इनपुट में आपका लीनियर है। तो इसी आपको सबसे पहले मॉडल नंबर पढ़ना है। 3 टाइप के इसके मॉडल नंबर आते हैं, DC1010 CT, DC1010 CR और DC1010 CL। इस तरीके के करके इसमें भी CT में भी अलग अलग टाइप के आते हैं इनपुट और आउटपुट पे, कि आउटपुट में आपका क्या रहता है। आउटपुट में रिले आउटपुट भी हो सकता है, वोल्टेज पल्स आउटपुट भी हो सकता है और लीनियर भी आउटपुट हो सकता है, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पीयर आउटपुट हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट इनपुट दिया गया इनपुट 1 में PT1 जो है, इसका रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है 199.9 से लेकर 850 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेजरमेंट कर सकता है। तो ये इसका नंबर प्लेट है। उसके बाद पीछे जो आप टर्मिनल देख सकते हैं 1 और 2 पे आपको यहाँ पे पावर कनेक्ट करना है, AC पावर पे ऑन होगा। 2 और 3 जो अलार्म के लिए है या फिर आउटपुट 2 के लिए है, इसको यूज कर सकते हैं। ये और 4 और 5 नंबर जो टर्मिनल है ये आउटपुट 1 के लिए है। फिर यहाँ पे सेंसर आपको कनेक्ट करना है, तो सेंसर में आप 3 वायर सेंसर या फिर 3 वायर RTD इस पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसका फ्रंट साइड है, फ्रंट में डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया रहता है और साइड में हमारा इंडिकेशन LED इंडिकेटर दिया गया रहता है।
तो ये जो हमारा डबल चैनल का कंट्रोलर, डबल चैनल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो दिया गया रहता है, 2 लेयर में दिया गया है, अपर लेयर और लोअर लेवल। अपर वाला जो है पीबी यानी कि प्रोसेस वेरिएबल के लिए रहता है, और नीचे वाला रहता है एसपी यानी कि सेट पॉइंट के लिए रहता है। तो यहाँ जो भी आप सेट पॉइंट सेट करते हैं आउटपुट के लिए, तो वो यहाँ पे शो करता है। और जो प्रोसेस वेरिएबल यानी कि सेंसर जो मेजरमेंट करता है प्रोसेस वैल्यू, वो ऊपर वाले में शो करता है। तो जो ऊपर वाला रहता है वो प्रोसेस वेरिएबल, और नीचे वाला रहता है वो सेट पॉइंट के लिए रहता है। तो जो प्रोसेस वेरिएबल होता है दोस्तों, वो उसका जो कलर होता है रेड कलर में शो करता है, और जो सेट पॉइंट रहता है ये हमारे ग्रीन कलर में शो करता है। उसके बाद ये साइड में आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा कि साइड में यहाँ पे जो लिखा हुआ है आउटपुट 1, आउट 2, AT, AL1, L2 और PR होती है, ये इंडिकेशन है, एलईडी इंडिकेटर लगे हुए हैं। तो आउट 1 का मतलब होता है कि जब आउटपुट 1 का रिले एनर्जाइज होगा तो वहाँ पे इसका एलईडी जलेगा। और आउट 2 का अगर आउटपुट 2 का अगर अरेंजमेंट है तो आउटपुट 2 अगर हाई होता है तो उस केस में इसका एलईडी जलेगा। तो दोस्तों आउट 1 और आउट 2 ये जो दोनों हैं, इनका जो एलईडी रहता है वो ग्रीन कलर का होता है। और उसके बाद जो AT है यानी कि AT और PRO, ये जो नीचे PRO दिखा रहा है, PRO का मतलब प्रोग्रामिंग। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस दौरान इसका एलईडी ब्लिंक करता है या फिर कंटिन्यू जलता है। और AT का मतलब होता है ऑटो ट्यूनिंग, जब PID मोड में आप इसको यूज करते हैं तो उस टाइम ये ऑटो ट्यूनिंग येस में शिफ्ट किया जाता है, तो इसका भी एलईडी जलता है। तो ऑटो ट्यूनिंग और PRO यानी कि प्रोग्रामिंग, ये दोनों का जो एलईडी का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। उसके बाद AL1 और AL2, ये अलार्म 1 और अलार्म 2 के लिए रहता है, इसका जो एलईडी का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो दोस्तों आउट वाले का ग्रीन होता है, ऑटो ट्यूनिंग और PRO का जो होता है येलो होता है, और अलार्म का 1 और अलार्म 2 का रेड कलर का होता है। उसके बाद यहाँ पे जो बटन्स दिए गए रहते हैं, तो ये जो बटन्स हैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिखा रहा है सेट बटन, और ये जो आप लेफ्ट की देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं कन्फिग्रेशन बटन, और ये जो हमारे अप डाउन बटन के लिए रहता है। और सेट की को जो सेट बटन है इसको मोड की भी बोलते हैं, मोड की या फिर सेट की, मोड बटन या फिर सेट बटन भी इसको बोला जाता है। आप मोड जो होते हैं उनको चेंज करने के लिए, पैरामीटर में आगे पीछे जाने के लिए ये इसका यूज करते हैं। और शिफ्ट की जो होता है किसी भी पैरामीटर को चेंज करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, ये शिफ्ट की से उसको एडिट किया जाता है। तो ये बटन का इन्फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा दोस्तों जो DC1040 होता है यानी कि DC 1040, उसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बटन का यूज किया गया रहता है। उस पर A करके M लिखा हुआ था, यानी कि ऑटो मैनुअल एक स्विच बटन होता है, उसका यूज किया जाता है कि ऑटो मैनुअल सिलेक्शन के लिए। ऑटो में करेंगे तो कंट्रोलर ऑटो में चलता रहेगा, जितना सेट पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग अलार्म और आउटपुट जनरेट करता रहेगा। मैनुअल में करने ऑप्शन में क्या करते हैं, मैनुअल में करके आप मैनुअली इसमें वैल्यू एंटर करके चेक कर सकते हैं, रिले को ऑपरेट करा सकते हैं, आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए ऑटो मैनुअल एक बटन उसमें भी दिया गया रहता है, तो इसमें नहीं दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो आउट 1 और आउट 2 का यहाँ पूरा अरेंजमेंट है, लेकिन जितना भी कंट्रोलर DC10 के अलग अलग जो मॉडल होता है सब में इसी तरीके का रहता है। लेकिन अलग अलग मॉडल में हमारे अलग अलग इसमें, जैसे इसमें केवल आउट 1 यूज किया गया है, आउट 2 का नहीं दिया गया है। अलार्म 1 के लिए यानी कि एक अलार्म के लिए लिया गया है, एक आउटपुट लिया गया है इस वाले कंट्रोलर में। जैसे यहाँ से अलार्म लिया जाएगा, यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। उसके बाद एक सेंसर PRO जो है प्रोग्रामिंग दिया गया रहता है। उसके बाद ये AT जो है ऑटो ट्यूनिंग, जब ऑटो ट्यूनिंग करते हैं तब उस दौरान ये चलता है। तो अभी अलग अलग मॉडल आपको, सबसे पहले कोई भी कंट्रोलर का जब वायरिंग कीजिएगा उस दौरान आपको यहाँ पे मॉडल नंबर चेक कर लेना है। नहीं तो क्या करेंगे, जब भी आप इस कंट्रोलर को ऑन करेंगे, ऑन करने के दौरान तुरंत इसमें एरर आना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि एरर क्यों आता है। तो अलग अलग एरर भी आते हैं, उस एरर को हम अलग वीडियो में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो कंट्रोलर है हनीवेल DC1000 सीरीज का यानी DC1000 सीरीज का, इसमें बहुत सारे पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन और प्रोग्रामिंग है, इसीलिए सबको अलग अलग बताना पड़ेगा ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आगे इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताते जाएंगे, और इसमें कि कैसे इसके पैरामीटर चेंज करते हैं, लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का, अलार्म फंक्शन और उसके कोड क्या होते हैं, और लोअर स्केल वैल्यू, अपर स्केल वैल्यू, इनपुट जो कोड होता है, इनपुट कैसे चेंज करते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। और उसके बाद लॉक फंक्शन क्या होता है, इसमें जो एक लॉक फंक्शन दिया गया रहता है, किसी भी जैसे कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 जो होता है उसमें आप लॉक कर सकते हैं उसको, कोई उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो लॉक फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से उसका यूज करते हैं। जो सेट पॉइंट होता है उसको हम इसी वीडियो में आगे हम बताते हैं। बाकी दोस्तों अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग तरीके का इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आगे हम बताते जाएंगे। तो चलिए अभी इसको हम पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले ऑन होगा। तो दोस्तों जैसे ही इसका डिस्प्ले ऑन होता है, ऑन होने के बाद जो प्रोसेस वेरिएबल और सेट पॉइंट जो दोनों का डिस्प्ले ऑन होगा, तो जो भी इसमें पैरामीटर सेट किया गया रहता है वो सीरियल वाइज उसको शो करते जाता है। उसके बाद फिर ये ऑपरेशन मोड में मेन स्क्रीन पे आ जाता है। तो जब भी इसको पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन करने के बाद सबसे पहले इसमें एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा कि हम सेंसर अगर नहीं कनेक्ट करेंगे तो एरर आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सेंसर को भी कनेक्ट करेंगे, तब जाके डिस्प्ले जो है ऑपरेशन मोड में आ जाएगा। तो उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार का है इस कंट्रोलर में।
और किस तरीके से उसमें जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पावर केबल कनेक्ट कर देंगे। तो हमें 1 और 6 नंबर पे इसका पावर केबल कनेक्ट करना है। तो हमें एक लाइन और न्यूट्रल या एसी सप्लाई करना है, तो लाइन और न्यूट्रल आप दोनों में से किसी पे भी ले सकते हैं। एसी वाले में पोलरिटी का कोई इशू नहीं रहता है। तो लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं 1 और 6 नंबर टर्मिनल पे। तो ये हमने अभी एसी पावर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद ये कंट्रोलर ऑन होगा, लेकिन एरर आने लगेगा। तो चलिए हम इसको ऑन करके दिखाते हैं, फिर एरर आएगा तो उस एरर का हम मतलब बताएंगे, उसके बाद आगे बताते हैं। देख सकते हैं जैसे ही हमने ऑन किया तो एक ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर इसका आया था। और इसमें जो हम पैरामीटर सेट किया है, जो भी अपर स्केल, यूनिट और लोअर स्केल, ये पूरा शो किया है। अब यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। ये भी ये देख सकते हैं वो एरर शो कर रहा है IN1E। इसका मतलब बता रहा है कि इनपुट 1 एरर। तो इनपुट 1 एरर कब आता है कि जब आप इनपुट में जो 1 पे जो है अगर वायर आपका गलत कनेक्ट हुआ होगा तब उसका एरर आएगा, या फिर वायर लूज रहता है तब उसका एरर, इस टाइप का एरर आता है। तो देखते हैं हमने सेंसर यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया, इसीलिए इस टाइप का एरर आ रहा है। जैसे ही हम सेंसर इसमें कनेक्ट करेंगे अच्छी तरीके से तो इसमें प्रोसेस वैल्यू जो भी होगा वो शो करने लगेगा, अलार्म जो है हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने सेंसर कनेक्ट कर दिया है, सेंसर कनेक्ट करने के बाद अगर एक वायर लूज रहता है तो उस कंडीशन में हमारा अलार्म जनरेट हो जाता है। तो हम अलार्म जनरेट चेक करने के लिए यहाँ पे उसका अलार्म ऑन का जो एलईडी है ये ऑन हो जाता है। आउटपुट में यहाँ पे जो अलार्म वाला सिलेक्शन है तो यहाँ पे अलार्म का जो रिले है वो भी ऑन हो जाता है। तो उस ऑन करने के लिए उसमें हम एक एलईडी लगाएंगे, आपको चेक करके दिखाएंगे कि कैसे अलार्म आने के बाद एलईडी हमारा ऑन हो जाता है। उसके बाद फिर आउटपुट भी चेक करा देते हैं, और बाकी जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट को कैसे चेंज करते हैं वो भी हम आगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सेंसर कनेक्ट करते हैं। तो सेंसर को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों सबसे नीचे है 10 नंबर टर्मिनल। 10 नंबर टर्मिनल पे आपको RTD का पॉजिटिव वायर हमें कनेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा RTD का पॉजिटिव वायर इस पर कनेक्ट करना है। ये हो गया पॉजिटिव। और निगेटिव जो है एक हमारा कर लेना है 9 नंबर पे, एक कर देना है 7 नंबर पे। तो ये सेंसर हमारा अभी कनेक्ट हो गया है। सेंसर कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि कंट्रोलर जो है हमारा हेल्दी हो गया है, और यहाँ का जो अलार्म है वो अभी हट गया है। और प्रोसेस वैल्यू में यहाँ पे 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि यहाँ इसका जो यूनिट है टेम्परेचर के डिग्री सेंटीग्रेड में सेट किया गया, इसीलिए 26 यानी कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड ये शो कर रहा है। और इसका सेट पॉइंट है हमारा 20। तो सेट पॉइंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे 20 से नीचे अगर हमारा टेम्परेचर जाएगा तब हमारा रिले ऑन होगा ना। तो अगर उस 20 से ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो आउटपुट 1 जो रहेगा वो यानी कि इसका जो रिले रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर 20 से नीचे जाएगा तब इसका ये जो रिले 1 होगा वो तुरंत ऑन हो जाएगा। तो अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अलार्म 1 है, अलार्म 1 कब का अलग अलग सिलेक्शन हो सकता है। अलार्म का सेट पॉइंट दिया गया रहता है। तो अगर कुछ इसमें एरर भी आता है तो एरर आने की कंडीशन में भी, अगर मान लीजिए सेंसर एरर आता है, कुछ सेंसर का अगर वायर उल्टा लगा देंगे तो उस कंडीशन में भी अलार्म हमारा हाई हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा सेंसर का हमने रेड वायर जो है, रेड वायर यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे केबल कनेक्ट कर लेते हैं। एक जो रिले आउटपुट है, अलार्म रिले आउटपुट, तो अलार्म का आउटपुट पे हम एक केबल कनेक्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे एक पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं दोस्तों। और एक हमारा जो आउटपुट है वहाँ पे भी एक वायर हम कनेक्ट कर देते हैं, जो पावर सप्लाई हम इन कर रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारा एलईडी को जलने के लिए ये भी एसी टाइप का है, 220 वोल्ट चाहिए। तो हम न्यूट्रल नेगेटिव, न्यूट्रल क्या करेंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट हम पावर सप्लाई से इसको दे देंगे। और जो फेज है, फेज हम इस रिले के थ्रू लेंगे। तो फेज यहाँ पे रिले के एक टर्मिनल पे, कॉमन वाले पे हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट का फेज दे दिया गया है। और इसका एनो टर्मिनल से, यानी कि रिले का जो 2 टर्मिनल है, कॉमन और एनो, फिर कॉमन और एनो, तो हम अलार्म वाले पे इसका आउटपुट कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए अभी हमने अलार्म वाले पे आउटपुट कनेक्ट कर दिया है। और इसका एक न्यूट्रल भी इसमें कनेक्ट कर देंगे एलईडी में।
तो अभी दोस्तों क्या है कि यहाँ पे कोई भी अलार्म नहीं आ रहा है, तो हम इसमें अलार्म जैसे जनरेट करेंगे तो जो हमारा एलईडी है वो हमारा ऑन हो जाएगा। तो अलार्म के लिए हम अगर सेंसर में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो भी अलार्म आ जाता है। हम मान लीजिए इसका सेंसर का मेन वायर निकालते हैं, तो देख सकते हैं मेन वायर जैसे हमने निकाला इसमें अलार्म जनरेट हो गया कंट्रोलर में। तो अलार्म जनरेट होने के बाद जो हमारा एलईडी है, ये एलईडी हमारा ऑन हो चुका है। अभी जैसे सेंसर वाला जो वायर हम इसमें अगर कनेक्ट कर देंगे तो अलार्म जो है हमारा हट जाएगा, देख सकते हैं। जैसे सेंसर का वायर हमने कनेक्ट किया, फिर से अलार्म हमारा हट गया। तो यहाँ पे इसमें सेट किया गया अगर सेंसर के इनपुट में कुछ भी अगर वायर उल्टा होता है या फिर एक वायर मिसिंग रहता है तो उस कंडीशन में हमारा अलार्म जनरेट होगा। तो अलार्म का वायर जो हमारा ऑन हो गया था, फिर जैसे हम हटाएंगे अलार्म हाई होगा, ये एलईडी ऑन हो जाता है। तो अगर हम अलार्म का आउटपुट लेते हैं या फिर अनाउंसिएटर को देते हैं अलार्म के लिए, तो अनाउंसिएटर हमारा बजने लगता है। तो ज़्यादातर अनाउंसिएटर लगा रहता है। अनाउंसिएटर जो लगता है उसका आउटपुट हम इसी रिले से लेते हैं। अलार्म वाला जो रिले रहता है अलार्म वन का, यानी कि 2 और 3 नंबर टर्मिनल से आप अलार्म का अनाउंसिएटर जो लगता है उसको आउटपुट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आउटपुट का जो टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल पर हमने यहाँ से कॉमन दे दिया है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा एक एलईडी करेंगे। इसके आउटपुट का जो रिले है, आउटपुट वन का जो टर्मिनल उस पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो आउटपुट का एक कॉमन और एक एनो रहता है आपस में। नॉर्मल कंडीशन में आपस में एनो रहता है, जब ये रिले हाई होता है तब आपस में एनसी हो जाता है। तो इसके कॉमन टर्मिनल पे हम पावर सप्लाई का फेज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और जो रिले है, इस रिले को हम निगेटिव हम दे देंगे पहले। तो यहाँ से हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों एलईडी को हमने न्यूट्रल दे दिया है अपने पावर सप्लाई से। अब यहाँ जो फेज आ रहा है, यही फेज जो जैसे हमारा जो टर्मिनल होता है एनसी होगा, तो ये फेज यहाँ से दूसरे वाले टर्मिनल से आउट होगा, आउट होकर एलईडी को मिलेगा, तो एलईडी हमारा ऑन हो जाता है। इसी तरीके से आउटपुट हाई का फीडबैक भी लिया जाता है। मान लीजिए कंट्रोल अगर हीटर के लिए यूज किया जाता है, हीटर ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसी रिले के थ्रू हीटर ऑन और ऑफ होता है। जो सेट पॉइंट होता है, सेट पॉइंट के नीचे जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है अगर ये आरटीडी के थ्रू, तो टेम्परेचर के सेट पॉइंट पे रिले हाई होता है, फिर इसका हाई का जो फीडबैक जाता है वो कंट्रोलर के स्टार्टर को जाता है। तो फिर से कंट्रोलर जो हीटर का स्टार्टर होता है, स्टार्टर पे जाता है तो हीटर को फिर से ऑन करा देता है। तो इसके लिए हमारा कंट्रोलर यूज किया जाता है। एक तरीके से इसका फीडबैक एक तरफ से लेते रहता है। और जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट से जैसे ही डाउन होता है टेम्परेचर, तो हीटर को ऑन करा देता है। फिर जब हीटर ऑन होता है तो सेट पॉइंट से ज़्यादा जब ऊपर पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो रिले हमारा ऑफ हो जाता है। तो अभी हम आपको चेक करा के दिखा देंगे। हमने सेट पॉइंट पे आउटपुट पे हमने कनेक्ट कर लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेट पॉइंट जो है उसको हम कम करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट वाला टर्मिनल हाई होता है कि नहीं। उसके बाद ये हमारा एलईडी जो है हमारा ऑन होगा। तो अब पूरा हमने वायरिंग कर लिया है, अलार्म का भी वायरिंग कनेक्ट है और आउटपुट का भी कनेक्ट है। हम सबसे पहले इसको पावर सप्लाई इसका हेल्दी कर देते हैं, इस वाले टर्मिनल का। तो अभी देख सकते हैं इसमें हमारा ये सप्लाई आ रहा है और ये आउटपुट टर्मिनल दूसरे वाले टर्मिनल पे नहीं आ रहा है। तो जैसे ही ये रिले इसका हाई होगा आउटपुट का, तो ये जो सप्लाई है दूसरे वाले से आउट होने लगेगा और जो एलईडी है हमारा ऑन हो जाएगा। तो चलिए अभी इसका जो सेट पॉइंट है उसको हम चेंज करेंगे। तो ये देख सकते हैं जो कंट्रोलर है अभी इसका प्रोसेस वेरिएबल इतना दिखा रहा है और जो सेट पॉइंट है हम 20 है। तो ये जो सेट पॉइंट है, इस सेट पॉइंट को हम ज़्यादा कर देते हैं। जैसे इसमें क्या है कि हम सेट पॉइंट से जैसे टेम्परेचर कम होता है, ये जो प्रोसेस वेरिएबल है सेट पॉइंट से जब कम रहेगा तो उस दौरान ये रिले आउटपुट हमारा 1 हाई होगा, क्योंकि प्रोसेस जो है अभी हमारा हीटिंग में होगा। चाहे तो हम उसको हीटिंग और कूलिंग को चेंज कर सकते हैं, फिर उस दौरान भी हमारा ये रिले जो है हाई होगा। और हम हीटिंग में यूज करते हैं तो सेट पॉइंट से प्रोसेस वेरिएबल जब डाउन जाता है तब आउटपुट हाई होता है। अगर हम कूलिंग मोड में यूज करेंगे तो सेट पॉइंट से जो प्रोसेस वेरिएबल अगर हमारा हाई होता है तो उस दौरान आउटपुट हमारा हाई हो जाएगा। ये आपस में उल्टा हो जाता है। हीटिंग में ये प्रोसेस वेरिएबल हाई होने के बाद तब रिले आउटपुट होता है, और कूलिंग वाले में कूलिंग में प्रोसेस वेरिएबल अगर हाई होता है तब रिले ऑन होता है, और हीटिंग वाले में डाउन होने पे ऑन होता है। तो अभी इसका हम सेट पॉइंट इसको पहले चेंज करते हैं। तो सेट पॉइंट चेंज करने से पहले हम आपको दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल है अब वो कितने टाइप के होते हैं। सेटअप जो लेवल है तो इसमें हमारे टोटल 4 लेवल होते हैं। पहला जो लेवल होता है लेवल 1,
तो लेवल 1 हम बोलते हैं ऑपरेशन मोड। इसको ये जो अभी हम प्रोसेस है ये ऑपरेशन मोड में है। तो ऑपरेशन मोड में क्या क्या सेटिंग होता है, ऑपरेशन मोड में जाने के लिए, सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो सेट बटन है, सेट बटन को एक बार दबाना है। तो सेट बटन में दबाइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये सबसे पहले आ रहा है 80 का मतलब तो ऑटो ट्यूनिंग। तो ऑटो ट्यूनिंग हमेशा नो में रखा जाता है, क्योंकि ऑटो ट्यूनिंग हमेशा PID मोड के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फिर सेट बटन दबाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे AL1 का मतलब होता है अलार्म। तो ये अलार्म 1 के लिए रहता है। उसके बाद ये फिर से हमारा प्रोसेस वेरिएबल पे आ जाता है। तो फिर से इसको छोड़ देंगे 20 सेकंड, तो आप 20 सेकंड होगा, इसको इनएक्टिवेट छोड़ देने पे ऑटोमेटिक ये मेन स्क्रीन पे हमारा आ जाता है। उसके बाद फिर से इसमें आगे होता है दोस्तों लेवल 2। लेवल 2 को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1। तो लेवल 2 में जाने के लिए जो सेट बटन है, सेट बटन को आपको 5 सेकंड दबा के रखना है। तो इसलिए इसको हम 5 सेकंड दबाते हैं। जैसे ही 5 सेकंड आप दबाएंगे तो ये लेवल 2 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन 1 में आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन 1 में आने के सबसे पहले यहाँ पे दिखाता है P1। तो P1 का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनल वैल्यू। जब PID मोड में आप इसको यूज करेंगे तब इसमें कुछ वैल्यू एंटर किया, तो गलती से क्या होता है कि P1 में कुछ छेड़छाड़ करके यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर कर देते हैं, तो इसकी वजह से कंट्रोलर में एरर आना लगता है, कुछ फॉल्ट या वैल्यू हमारा सही नहीं देगी। इसीलिए इसको जब भी आप ऑन ऑफ मोड या फिर हीटिंग कूलिंग मोड में यूज करते हैं तो उस दौरान P1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। उसके बाद हमारा होता है हिस्टेरेसिस वैल्यू। तो हिस्टेरेसिस वैल्यू में यहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद ये लॉक फंक्शन है। तो लॉक फंक्शन में आपका यहाँ पे पूरा 0 0 है। लॉक फंक्शन क्या है वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसमें केवल लॉक फंक्शन के, इसमें बहुत सारे फंक्शन है लॉकिंग के, अलग अलग इसका कोड होता है, कौन से कोड में क्या फंक्शन लॉक हो जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। तभी 0 0 है, इसका मतलब सारे फंक्शन जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन सारे ओपन है, सारे को आप एडिट कर सकते हैं। अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन को लॉक करना होता है तो उसके लिए अलग अलग कोड दिया रहता है, जो कि हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। उसके बाद फिर से हमारा आ जाता है नेक्स्ट P1। तो अभी P1 में इसलिए दोस्तों, अब जैसे अगर PID मोड में आपको यूज करना है तो P1 में अगर कुछ वैल्यू यहाँ पे इंटर करेंगे तो P1 वैल्यू इंटर करने के बाद फिर नेक्स्ट में आपका आ जाता है इंटीग्रल, आता है डेरिवेटिव वाला वैल्यू आ जाता है। यानी कि PID कंट्रोलर से रिलेटेड जो पैरामीटर है, सारे पैरामीटर यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इस P की वैल्यू 0 करेंगे तो नेक्स्ट वाले आगे जो PID के जो पैरामीटर होते हैं PID मोड वाले, वो शो नहीं करता है। जब आप PID में यूज करेंगे तब ये इसके आगे के पैरामीटर शो करता है। तो ये हमारा लेवल 2 यानी या फिर कॉन्फ़िगरेशन 1 है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाने के लिए आपको क्या करना है कि सेट बटन और ये जो शिफ्ट की है, ये दोनों को एक साथ 5 सेकंड के लिए दबाना होता है। तो चलिए इस दोनों को एक साथ दबाते हैं। पहले सेट की दबा के फिर इसको दबाएंगे 5 सेकंड। तो ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन 2। अब कॉन्फ़िगरेशन 2 में आता क्या है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे इनपुट 1, ये प्राइमरी इनपुट 1 का मतलब होता है कि प्राइमरी इनपुट या फिर डिफ़ॉल्ट इनपुट। तो इनपुट 1 में क्या है कि यहाँ पे इनपुट 1 में दिखा रहा सेट है पहले से T1। अब ये इनपुट 1 में T1 है। जैसे ही दोस्तों अगर इसको आप सेट छेड़छाड़ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको इनपुट 1 में चेंज करना है, तो ये जो शिफ्ट की है, शिफ्ट की दबाएंगे तो ये ब्लिंक करने लगेगा। ब्लिंक करने लगेगा तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसे अप डाउन की से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये N हो गया, E हो गया, B हो गया, S हो गया, ये हमारे थर्मोकपल के टाइप है। R हो गया, J2 हो गया, J1 हो गया, K2 हो गया, K1, इस टाइप के थर्मोकपल के सारे मॉडल्स आने लगते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी में भी अगर गलती से सेट करते हैं तो इसका जो पैरामीटर होगा या फिर प्रोसेस वेरिएबल चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हम K1 में कर देते हैं इसको, अभी K1 पे सेट कर दिए। फिर बाहर जाने के लिए, आपको मेन स्क्रीन पे जाने के लिए सेट बटन और ये शिफ्ट की फिर से दोनों को एक साथ 5 सेकंड दबा के तुरंत आप बाहर जा सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली 20 सेकंड के बाद ही चला जाता है। तो चलिए हम अपने से चलते हैं बाहर। तो अभी देखिए मेन स्क्रीन पे आ गए। तो K1 में भी प्रोसेस वेरिएबल हमारा उतना ही दिखा रहा है। तो चूंकि दोस्तों ये जो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पे देखिए CT है, यानी कि थर्मोकपल टाइप का है, लेकिन इसमें हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे RTD। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे चेंज कर रहा है इनपुट का थर्मोकपल में तो वैल्यू लगभग उतना ही आ रहा है। तो चलिए फिर से हम उस पैरामीटर में चलते हैं और बताते हैं कि आगे क्या क्या पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे सेट बटन और ये शिफ्ट की दोनों को एक साथ दबाएंगे कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाने के लिए। तो ये हमारा इनपुट था। इनपुट में उसके बाद आता है लोअर स्केल वैल्यू। देखिए लोअर स्केल वैल्यू यहाँ पे -50 सेट है ये K टाइप वाले में। उसके बाद अपर स्केल वैल्यू यहाँ से 600 सेट है। यानी अलग अलग अगर सेंसर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए अलग अलग लोअर सेट पॉइंट लिमिट है, अपर सेट पॉइंट लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे अलार्म जो है ALD1 है, अलार्म 1 के लिए यहाँ पे कोड दिया गया रहता है। अलग अलग उसका भी कोड होता है, जैसे देख सकते हैं ये सब का अलग अलग कोड होता है, सब कोड का अलग अलग मतलब होता है। उसके बाद ये डिले टाइम होता है, अलार्म 1 का टाइमिंग रहता है डिले टाइम। उसके बाद हिस्टेरेसिस वैल्यू है। उसके बाद ये प्रोसेस कंपनसेशन के लिए रहता है, ये प्रोसेस वैल्यू कंपनसेशन के लिए रहता है यहाँ पे PUOS। उसके बाद नेक्स्ट में रहता है हमारा यूनिट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से यूनिट अगर डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा
ये फिल्टर टाइम रहता है, प्रोसेस वेरिएबल फिल्टर टाइम, यानी कि जो इनपुट है, इनपुट से आउटपुट जो इसका कितना देर में टाइमिंग सेट करते हैं कि फिल्ट्रेशन टाइम कितना रखना है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, इनपुट प्रोसेस वेरिएबल फिल्ट्रेशन टाइम। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट है, यानी कि जो कंट्रोलर का मोड है, कंट्रोलिंग मोड, वो किस मोड में आपको यूज करना है उसका यहाँ पे रहता है आउटपुट मोड। तो हीटिंग कूलिंग में यूज कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे है हीटिंग कूलिंग, आप चाहे तो इसको चेंज करते हैं, देखिए कूलिंग में भी कर सकते हैं, तो ये हीटिंग कूलिंग। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन ये दिया गया रहता है, ये ऑपरेशन मोड इसको बोलते हैं या फिर कंट्रोल एक्शन। तो हीटिंग कूलिंग में अभी हम हीटिंग में अभी देखते हैं यहाँ से, जैसे मान लिया अभी हम कूलिंग में करेंगे तो हमने जैसे कि बताया था कि जो हमारा रिले आउटपुट है उससे जब हीटिंग में रहता है तो सेट पॉइंट से जैसे प्रोसेस वेरिएबल डाउन होता है तब हमारा रिले एक्ट होता है, लेकिन कूलिंग मोड में जैसे हम इसको सेट करेंगे तो रिले ऑटोमेटिक अभी ऑन हो जाएगा, क्योंकि कूलिंग मोड में जो प्रोसेस वेरिएबल है वो सेट पॉइंट से ज़्यादा होगा तब हमारा ये रिले आउटपुट 1 जो है हाई होगा। चलिए अभी हम कूलिंग में सेट करते हैं, देख सकते हैं जैसे हम कूलिंग में सेट किए तो हमारा जो रिले हो गया ये हमारा हाई हो चुका है। तो इसी तरीके से हीटिंग और कूलिंग मोड काम कर, जब आप जैसे किसी कूलर के लिए यूज करेंगे तो कूलिंग मोड में यूज करेंगे, आप अगर हीटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं तो हीटिंग मोड में इसको रखेंगे। चलिए हम फिर से इसको जैसे सेट करते हैं, हीटिंग मोड में कर दे, हीट मोड में जैसे करेंगे फिर से जो आउटपुट 1 अभी हाई हुआ है वो हमारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो देख सकते हैं फिर से हमारा हाई हो गया। तो ये हीटिंग कूलिंग का यही पर्पज होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन है आगे हमारा OPAD। तो दोस्तों ये जो OPAD होता है कंट्रोल प्रोसेस होता है PID और फूजी के लिए, तो यहाँ पे हमें ऑफ रखना है, इससे कोई हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे हर्ट्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज पे ही रहना है, इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर से हमारा शुरुआत पे आ गया इनपुट टाइप पे, फिर लोअर स्केल, फिर अपर स्केल। तो जो हमारा इनपुट टाइप है दोस्तों, इनपुट टाइप में हम चेंज कर देते हैं। अभी दोस्तों मान लीजिए हमारा इनपुट टाइप है, इसको आप चेंज कर दीजिए। देख सकते हैं इसमें 30 आने लगा। तो जैसे हम इसका सेंसर PT1 में किए दोस्तों, तो इसका फिर से आउटपुट हमारा हाई हो गया है। अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या शो करता है हमारा मेन स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस वेरिएबल है ज़्यादा हमारा शो करने लगा है। तो यही दिक्कत होता है जब हम करेक्ट जो सेंसर अगर हम सेटअप इसमें नहीं करते हैं तो प्रोसेस वेरिएबल ज़्यादा से शो करने लगता है। इसीलिए जब भी आप सेंसर कनेक्ट करते हैं तो जो सेंसर आप यूज कर रहे हैं उसको जाकर आपको इनपुट टाइप में उसका सिलेक्शन करना होता है। तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये AN जो होता है दोस्तों एनालॉग इनपुट के लिए रहता है, AN 1 2 3 4 करके। तो ये था दोस्तों इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और वायरिंग डिटेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके उससे रिलेटेड और सारी वीडियो लेके आएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हम पैरामीटर इसका चेंज करते हैं वो आपको बता देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर अलार्म फंक्शन जो है, एरर वैल्यू है, लोअर स्केल वैल्यू, अपर स्केल वैल्यू कैसे चेंज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और इसको कैसे प्रोग्राम कैसे करते हैं इसका, और जो इसका रीसेट कैसे करते हैं वो भी हम सबसे पहले इसको हम बैक जाते हैं और आपको पहले दिखाते हैं कैसे इसका सेट पॉइंट चेंज करते हैं। तो इसको बैक जाने के लिए सेट और शिफ्ट की एक साथ 5 सेकंड दबाएंगे। तो ये आ गया मेन स्क्रीन पे। तो मेन स्क्रीन पे अभी हमारा जो सेट पॉइंट है दोस्तों 20 को हम ज़्यादा करना है, तो इसको एडिट करने के लिए आपको शिफ्ट की को दबाना है। फिर शिफ्ट की को जैसे ब्लिंक करने लगेगा तो जिस डिजिट को आपको चेंज करना है तो उसको चेंज करने आप शिफ्ट की दबाएंगे तो ये आगे जाएगा। तो ये अभी शिफ्ट ब्लिंक करने लगेगा। फिर मान लीजिए हमको 120 करना है तो लास्ट वाले डिजिट को ब्लिंक करेगा, तब हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। अभी ये 1 हो गया, फिर हम सेट की दबाएंगे तो सेट हो जाएगा। देखिए 120 हमने सेट कर दिया है। अभी प्रोसेस वैल्यू हमारा 30 है, अभी डाउन है, 120 से कम है, तो उस केस में हमको आउटपुट हाई हो गया। हाइट हो गया तो यानी कि अगर हमारे इस जगह पर LED की जगह पर अगर हीटर लगा रहता तो हीटर जो है हमारा ऑन हो जाता। फिर जैसे ही टेम्परेचर 120 डिग्री के ऊपर पहुंचता तो फिर से आउटपुट जो है इसका लो हो जाता, हीटर हमारा ऑन हो जाता। तो हीटिंग मोड में ऐसे ही होता है। अगर कूलिंग मोड में रहता तो इस दौरान ये LED जो ऑन हुआ है ऑफ रहता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके हनीवेल के दूसरे DC 1010 का नेक्स्ट पार्ट में। उसमें हम आपको नेक्स्ट इसका जो सेटिंग है उसके बारे में बताएंगे।